लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 45 में 45 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मैं आपको सिखा रहा हूं ट्रेडिंग कैसे करते हैं अनुपूर्णा जी के साथ में। अनुपूर्णा जी तो नहीं है, अनुपूर्णा जी को फीवर हो गया आज, तो अनुपूर्णा जी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर आप रिकॉर्ड कर दीजिए, मैं आपका वीडियो देख लूँगी और आपसे सीख लूँगी। तो मुझे लगा रिकॉर्ड तो कर ही लेना चाहिए क्योंकि सिखाना मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य को पूरा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एक एक्सटेंशन ऑफ आवर लर्निंग ऑन कमोडिटीज़। पिछले वीडियो के अंदर में मैंने आपको सिखाया था कॉपर के बारे में। कैसा लगा वो लर्निंग? अगर आपको अच्छा लगा वो लर्निंग तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन रहे कि मैं और आपके लिए रिकॉर्ड करूं। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इनके बारे में बहुत लोगों ने बातचीत नहीं की है। आई थिंक मैं थोड़ा यूनिक हूँ इस मामले में कि मैं ही सिर्फ मल्टी एसेट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, या जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जिनका मैं यूट्यूब देखता हूँ या जो किताबें पढ़ता हूँ, उससे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग मल्टी एसेट ट्रेडिंग की बात नहीं करते हैं बिकॉज वो एक डोमेन ऐसा है जिसमें बहुत लोग काम भी नहीं करते। तो मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने चालू ही कमोडिटी से किया, फिर करेंसी किया, फिर इक्विटी किया। तो मल्टी एसेट ट्रेडिंग मेरे लिए एक नेचुरल था और मुझे लगा आप सबको मुझे वो सिखाना चाहिए। मल्टी एसेट ट्रेडिंग एक इतना अच्छा डोमेन है। अगर आप लॉन्ग टर्म करियर की बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में, तो जितना आप मल्टीपल एसेट्स के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, उतना आप मार्केट में लंबी अवधि के लिए टिक पाएंगे। मैं जब मल्टी एसेट ट्रेडिंग की बात करता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारे एसेट्स में ट्रेड करिए, क्योंकि अगर आप सारे एसेट्स में ट्रेड करेंगे तो आपको पैसे बहुत चाहिए। क्योंकि मैं इतने साल से मार्केट में इन्वॉल्व हूँ और करते करते पैसे बन गए, तो वो पैसों से मैं मल्टीपल एसेट्स पे ट्रेड करके पोजीशंस रख पा रहा हूँ। लेकिन जब आप चालू कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे एसेट्स में ट्रेड करें। दोस्तों कुछ ऐसा हुआ, कल मुझे किसी ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सर मैं इक्विटी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि करेंसी के अंदर में हाथ डालता हूँ क्योंकि आप करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने करेंसी के ऊपर में ट्राई किया और करेंसी में मेरा पैसा बन रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उनको कहा कि देखिए कई बार क्या होती है कि आपका डीएनए एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट का डीएनए के साथ में मैच कर जाता है। वो कुंडली वाली बात सुनी आपने कि कुंडली जब मिलेगी तभी तो सब कुछ सही चलेगा। तो आपकी कुंडली करेंसी के साथ में मैच हो गई है। तो जब तक करेंसी के साथ में आपका सब कुछ सही चल रहा है, आप करेंसी पे ही फोकस कीजिए। उनके पास में कैपिटल था तकरीबन 4 से 5 लाख। मैंने कहा 4 से 5 लाख अगर आप करेंसी पे फोकस करके कमाएं और उस पे अगर आप महीने का 4-5% रिटर्न जनरेट कर पाएं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रेड करके पैसा बनाना। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम वीडियो गेम खेल रहे हैं। 4 से 5% रिटर्न आप बना सकते हैं अगर आप कोई भी एक एसेट पे फोकस करके काम करें। तो ही एक्सेप्टेड दैट, और आने वाले 5 से 6 महीना वो सिर्फ करेंसी पे काम करेंगे। लेकिन करेंसी में काम करने के लिए इक्विटी मार्केट भी ट्रैक करना होगा, कमोडिटीज मार्केट भी ट्रैक करना होगा, ग्लोबल मार्केट्स भी ट्रैक करना होगा। तो मेरा यही सिद्धांत है दोस्तों, आप सबको ये लर्न टू ट्रेड सीरीज के थ्रू मल्टीपल एसेट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग देना और आपको प्रोत्साहित करना कि आप अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। आज अनुपूर्णा जी तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो वीडियो को देखेंगी और ये लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इस फ्रेम में रखते हैं। आज का वीडियो में मैं बात करूंगा जिंक के बारे में। आप देख रहे होंगे सामने कुछ पड़ा हुआ है। दोस्तों ये सालों साल पुरानी एक प्यारी सी चीज़ है जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी जब मैं छोटा था। आई एम श्योर कि उनके पिताजी ने उनको दिया होगा। ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। ये है तो वैसे लोहे की नहीं, स्टील की, बट इसके ऊपर में जिंक का कोटिंग किया हुआ है। क्यों करते हैं जिंक का कोटिंग? ताकि इसके अंदर में जंग ना लगे। ये तो आपको पता होगा, जंग अगर नहीं लगने देनी है तो लोहा जो है अगर उसको आप पानी में या हवा में ओपन छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। तो जिंक का कोटिंग इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी लोहे के ऊपर में जंग ना लगे। जिंक एक तरीके का मेटल है, नॉन फेरस मेटल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल के बीच डिफरेंस। फेरस मेटल वो होते हैं जिनमें जंग लग जाती है, जैसे लोहा फेरस मेटल है।
नॉन फेरस मेटल है जैसे कॉपर है, जिंक है, चांदी है, इन सब के अंदर में जंग नहीं लगती है, बिकॉज नेचुरल उनकी कैपेबिलिटी है कि उनमें जंग नहीं लग सकती है। तो कॉपर एक नॉन फेरस मेटल है, जिंक, निकल, लेड, ये सारे बेस मेटल्स हैं जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिंक एक बहुत ही ज़बरदस्त मेटल है और इसकी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी बहुत है। ऑलमोस्ट 70% इसका यूजेज एक्चुअली इसी पर्पस के लिए होता है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जो कि आयरन के ऊपर में ये कोटिंग किया जाता है। तो आप अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की थीम को स्टडी करेंगे तो जिंक का एक बहुत बड़ा योगदान है। चलिए इस पीपीटी को बेस रखते हैं अपने चर्चा के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो जिंक की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। मैं उस हिस्ट्री में जाके आपको बोर नहीं करूंगा, बिकॉज हिस्ट्री में अगर आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो 1700 के करीब की बातें हैं, 9th सेंचुरी बीसी की बातें हैं, जहाँ पर जिंक को यूज़ किया जाता था मल्टीपल पर्पस के लिए। जब लड़ाई करने जाते थे तो जिंक के थ्रू उनके वेपन्स बनते थे जो कि शोल्डर्स जाते थे उस लड़ाई के अंदर में। जिंक का एक और बहुत बड़ा यूटिलिटी है। आप देखो हमारी बॉडी के अंदर में आयरन भी होता है, जिंक भी होता है। हाँ, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आयरन मतलब वो मेटल या ये जो हार्ड चीज़ें हैं, पर आपने डॉक्टर से जब मुलाकात की होगी तो आपने सुना होगा कि तेरे में आयरन की कमी हो गई है, तेरे में जिंक की कमी हो गई है। तो जिंक का मेडिकल यूटिलिटी भी है, ऑल्दो ज़्यादातर यूटिलिटी वो पूरे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन मेडिकल यूटिलिटी छोटा सा है बट काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो जिंक अगर आप देखेंगे ना तो एक बहुत ही कंप्लीट मेटल है जो कि इंडस्ट्रियल यूजेज में तो आता ही है, और उसके अलावा लुक्स वगैरह को ठीक करने में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में, काफ़ी चीज़ों में उसका यूटिलिटी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लॉन्ग टर्म बेस मेटल है जिसको हमको समझना चाहिए। इतना प्यारा मेटल है, एटलीस्ट लर्निंग के लिए हमको उसको यूज़ करना चाहिए। तो मैं ये स्लाइड ज़रा स्किप कर देता हूँ। मैं एनीवेज ये प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करूँगा, तो आप इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए और इस प्रेजेंटेशन को आप भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। बड़ी मेहनत करके मैं ये सब बना रहा हूँ। जितना आप शेयर करेंगे ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन, उतना मेरा मेहनत सफल होगा, क्योंकि देश के कोने कोने में हमको पहुँचना है और सही नॉलेज को लेके जाना है। जिंक कहाँ ट्रेड हो सकता है? अगर आप फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो एमसीएक्स के अंदर में ट्रेड हो सकता है। अगर आप इक्विटी के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं जिंक, तो वो स्टॉक्स जो कि जिंक के प्रोड्यूसर्स हैं उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एनएससी में ट्रेड हो सकते हैं। और जिंक के ग्लोबल ईटीएफ्स है, और अगर आप चाहें तो फिजिकली जिंक का डिलीवरी भी ले सकते हैं। कई ऐसे स्पॉट डीलर्स हैं जो आपको जिंक का डिलीवरी दे देंगे और आप घर पे रख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लोग डिलीवरी नहीं लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिंक रॉ फॉर्म में एक रॉ एक इग्निट की तरह होता है, बड़ा बेटुदा सा उसका शेप होता है। तो जनरली जब जिंक को गलाते हैं और उसको फिर किसी चीज़ के ऊपर में डालते हैं तभी उसका एक्चुअली में ग्लो आता है। तो आप घर पे रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। रॉ जिंक को घर पे रख के आपके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब आप ट्रेड करना चाहते हैं जिंक, तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है एमसीएक्स में। उस कॉन्ट्रैक्ट का जो कोटेशन है वो 1 केजी का है। हम लोग एमसीएक्स की वेबसाइट पे जाएंगे और उसको स्टडी करेंगे। 1 केजी का वैल्यू कोट होता है उसके अंदर में। लॉट साइज, जो कि मैं अनुपुना जी को सिखाया हूँ काफ़ी बार कि फ्यूचर्स के अंदर में लॉट साइज का बहुत बड़ा रेलिवेंट है, बिकॉज ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बेस मेटल डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने कॉपर में कहा था कि एक्सचेंज अपने आप में एक डिलीवरी सेंटर है, तो किसी को जिंक का डिलीवरी चाहिए तो वो एक्सचेंज से भी उठा सकता है अगर एक्सचेंज के पास माल है तो। और जितने भी स्पॉट मार्केट के प्लेयर्स हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे वो कंज्यूमर है, वो लोग एक्सचेंज को भी यूज़ करते हैं डिलीवरी के लिए। इंडिया में अभी इन दिनों डिलीवरी पे फोकस हुआ है, बट ग्लोबली तो डिलीवरी बहुत बड़ा है। तो लंदन मेटल एक्सचेंज, जो कि सबसे पुराना एक्सचेंज है मेटल्स को लेके, वहाँ पर डिलीवरी सेंटर्स हैं, वहाँ पे लोग बाइंग करते हैं। इनफैक्ट एलएमई के प्राइसेस को बेंचमार्क प्राइसिंग बोला जाता है, कि जितने भी प्राइसिंग होते हैं जिंक के डील्स के इंडिया में, अल्टीमेटली लोग एलएमई के साथ में उसको मैप करते हैं। आजकल तो एमसीएक्स के प्राइसेस आ गए, तो एमसीएक्स इज वाइडली यूज बाय स्पॉट प्लेयर्स। बट जब पहले एमसीएक्स नहीं था, आई थिंक तकरीबन 2003 के पहले जब एमसीएक्स नहीं था, तो एलएमई का प्राइस को बेंचमार्किंग किया जाता था।
तो लॉट साइज जो एमसीएक्स में है वो है 5000 किलो का, मतलब 5 मेट्रिक टन का। टिक साइज है 5 पैसे का, मतलब आप 5000 को 5 पैसे से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 रुपए, मतलब हर टिक पे आपको 250 रुपए की हार जीत होती है। हार जीत मतलब अगर एक टिक बढ़ा तो पैसा 250 रुपया बनेगा, एक टिक घटा तो पैसा 250 रुपया लग जाएगा। एक्सपायरी डेट है लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ, और डिलीवरी यूनिट है 5000 किलो जैसे मैंने बताया। और मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं एमसीएक्स में, तो आपको तकरीबन 1,45,000 या 1.5 लाख रुपए आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अगर आप 1.5 लाख रुपया मार्जिन नहीं दे सकते हैं तो आप इसमें काम नहीं कर सकते। देखिए, पहले एक्सचेंज में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, उसमें बहुत कम मार्जिन लगती थी, बट सेबी ने मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद करवा दिया। पहले निफ्टी के भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट होते थे, कॉपर, जिंक, सबके मिनी कॉन्ट्रैक्ट होते थे, बट रेगुलेटर का ये मानना है कि डेरिवेटिव्स जो है वो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने सारे मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद करवा दिया। तो अब आपके पास में मेन कॉन्ट्रैक्ट्स ही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कमोडिटीज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक बेयर मिनिमम कैपिटल लेके बैठना पड़ेगा, बिकॉज एक्सचेंज के अंदर में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कोई छोटी मोटी नहीं रहती है, एक सिग्निफिकेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। तो मल्टी एसेट ट्रेडिंग करने के लिए तो बहुत कैपिटल चाहिए, कम से कम 25-30 लाख रुपए। और कमोडिटीज और इक्विटी मिला के आप ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको 10 लाख रुपए चाहिए। अगर आपके पास में 2-2.5 लाख रुपए है तो कमोडिटीज का इंफॉर्मेशन यूज करके इक्विटी में ट्रेड करना, ये समझदारी रहेगी अगर आप उसको फॉलो करें तो। जिंक के यूजेस क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लुक्स के लिए यूज होता है, चीज़ों में जंग ना लगे इसलिए यूज होता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक पोल्स हैं गाड़ियों में, क्योंकि गाड़ियाँ तो देखिए इतनी ज़्यादा एक्सपोज होती है एयर में और वाटर में, तो वहाँ पर जिंक का कोटिंग होता है ताकि वहाँ पर जंग ना लगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, पेंट में भी थोड़ा बहुत जिंक यूज होता है। उससे क्या होता है कि जब आप किसी इंडस्ट्रियल पेंट, पर्टिकुलरली घर के पेंट पे तो ज़्यादा थोड़ा बहुत जिंक होगा, बट अगर आप इंडस्ट्रियल पेंट की बात करें तो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रहती है कि वहाँ जंग लगने की पॉसिबिलिटीज़ हाई है, तो पेंट में जिंक का कंपोनेंट काफ़ी हाई रहता है। बैटरीज में जिंक, अगेन बैटरी जो बनती लेड से है, लेकिन अल्टीमेटली उसका कवर वगैरह देखेंगे तो उसको बचाने के लिए जिंक तो यूज़ करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक हो गए या नेल पॉलिश हो गए, उन सब में भी देखिए आपने कभी सोचा नहीं हुआ ये बात, बट बड़ा इंटरेस्टिंग कि अल्टीमेटली हर चीज़ में जब वो हवा और पानी से एक्सपोज होगा तो जंग लगने की पॉसिबिलिटीज़ तो है ही ना, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो जिंक का कितना यूटिलिटी है, ये सब चीज़ों में जिंक को यूज़ किया जाता है। और एक्सरे, हम लोग जब मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं तो एक्सरे कराते हैं, तो वो जो एक्सरे मशीन जब आपको एक्सरे प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पर भी जिंक का एक रेलेवेंस है। तो फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन टू म्यूजिक टू योर जनरल यूटिलिटी, हर चीज़ में जिंक का प्रेजेंस है। इसका मतलब क्या है कि जिंक के अगर दाम बढ़ेंगे तो कई चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने अराउंड में उनके भी दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन होगा तो उसका इम्पैक्ट होगा। कई बार क्या होता है, चीज़ों के दाम फॉलो ऑन आप पास ऑन कर सकते हैं कि चलो दाम बढ़ गए तो मैं कस्टमर को बोल दिया कि इसके दाम बढ़ गए, मेरे रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया तो मुझे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। एक एग्जांपल के रूप में, कल मैं मुड़ी खाने गया तो वहाँ पर मुड़ी वाले ने बोला 25 रुपये में नहीं मिलेगा, अब 30 रुपये में मिलेगा, क्योंकि सब चीज़ों के दाम बढ़ गए। अब वो 30 रुपये में जो ले लिया मैंने, अब वो फिक्स हो गया, अब 30 कभी भी 25 नहीं होगा। लेकिन रॉ मटेरियल का दाम अगर घट भी जाएगा तो उसका नेट में मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता है कि इन्फ्लेशन, इसीलिए लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन अच्छा है, क्योंकि चीज़ों के दाम जब बढ़ते हैं तो नेट रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ जाती है। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो आप देखो, आपको अगर शेयर बाजार में जिंक को लेके पार्टिसिपेट करना है तो दो तरह की कंपनीज होती है। एक जो जिंक को माइन कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है या रिसाइकिल कर रही है, मतलब जिंक का सप्लाई जो ओन करती है, और एक जो कंपनी जिंक को यूज करती है अपने चीज़ों में। अगर जिंक का दाम बढ़ेगा तो जो कंपनी यूज कर रही है उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्राइस को अपने बढ़ा नहीं पाएंगे, उनका कॉस्ट बढ़ जाता है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस उतना बढ़ नहीं पाता है। और अगर बढ़ाने की कैपेबिलिटी उनमें है, जैसे पेंट कंपनीज है, उनके पास में कैपेबिलिटी है कि वो प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, तो फिर उनका मार्जिन बढ़ जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ गया और फिर सपोज रिड्यूस हो गया तो रेवेन्यू जो है वो एक बार बढ़ गया तो रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज कम है।
तो वो एक एक इंडस्ट्री को, एक एक कंपनी को स्टैंड अलोन बेसिस पे एनालाइज करना पड़ेगा। बट मोटा मोटी एप्लीकेशन ऑफ जिंक आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में उसका एप्लीकेशन हो सकता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जिंक के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल मेटल है। फैक्टर्स में प्रोडक्शन और कंजम्पशन उसका कैसा है, चाइनीज डिमांड एंड सप्लाई। ये चाइना फैक्टर को मैंने अलग से मेंशन किया है क्योंकि चाइना अपने आप में इतना बड़ा कंट्री है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम वहाँ से चालू हुआ था पिछले 20 साल के अंदर में। तो वहाँ के मैक्रो वेरिएबल्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ चीज़ें ग्रो करेंगी तो जिंक का भी कंजम्पशन ग्रो करेगा, डिमांड ग्रो करेगा। तो चाइना के अंदर में अगर किसी भी तरह का डिमांड इम्पैक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर में दिखता है। और इन्वेंट्री डेटा मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री जिंक का दुनिया भर का उसको ट्रैक करना ज़रूरी है। अगर इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली प्राइस पे उसका इम्पैक्ट आएगा। सिंपल डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस घटेगा। सबसे अच्छा एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स होता है कमोडिटीज़ के अंदर में, मेरे को डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन कमोडिटीज़ के अंदर में दिखता है। ओके, सो कुछ कुछ चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं जिंक के प्राइसेस में। तो जो लोग जिंक को बहुत क्लोजली ट्रैक करना चाहते हैं उनको यूएस का डिमांड को स्टडी करना पड़ेगा। यूएस का डिमांड कैसे पता लगता है कि वहाँ पर ग्रोथ कैसी है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ कैसा हो रहा है, ये सारे जो की डेटा पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। कभी मौका मिला तो वो सारे की डेटा पॉइंट्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि दुनिया भर में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमको देखना है। इनपुट प्राइसेस, अल्टीमेटली जिंक जब हम लोग निकालते हैं माइन से तो निकालने के प्रोसेस में भी कुछ हमको इनपुट्स चाहिए। तो जैसे तेल, एनर्जी, अगर उन सब के दाम बढ़ गए, कोयला, उन सब के दाम बढ़ गए तो जिंक के भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक हेल्थ, मतलब इकोनॉमी कैसी कर रही है दुनिया भर की इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो ऑब्वियसली जिंक का डिमांड होगा तो जिंक भी ऊपर जाएगा। प्रोडक्शन, ये कुछ कुछ स्लाइड्स है, मैं जल्दी जल्दी इनको कवर करूंगा। आपके साथ वैसे भी स्लाइड शेयर्ड है तो अगर आप चाहें तो ये स्लाइड्स को थ्रू पढ़ सकते हैं। जो मेजर माइन कंट्रीज हैं जिंक के, सबसे बड़ा है चाइना। चाइना इतनी बड़ी कंपनी, विशाल कंपनी है, वहाँ पर भी माइंस हैं तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। फिर है पेरू, आपको याद है पेरू हमने चर्चा किया था कॉपर के वक्त भी। देखिए कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके पास में ऑलमाइटी गॉड उन्होंने ब्लेस किया है कि उनको कि भाई तेरे पास मटेरियल, तेरे पास लोग अच्छे होंगे, तेरे पास मिनरल्स अच्छे होंगे, तेरे पास सिनिक अच्छे होंगे। हाँ, तो कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पर इतना रॉ मटेरियल है, जैसे पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस भी, वहाँ पर भी जिंक की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। और इंडिया के अंदर में भी जिंक की माइंस है। मैं कुछ दिन पहले उदयपुर गया था तो वहाँ पर लोग हिंदुस्तान जिंक के बारे में बहुत बात करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का गढ़ है वहाँ पे, और इंडिया के सबसे बड़ी जिंक प्रोड्यूसर कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। तो इंडिया भी नंबर 5 में आता है। कंजम्पशन में सबसे बड़ा कंजम्पशन है चाइना का, और लार्जली कंजम्पशन का यूजेज जिंक का होता है गैल्वेनाइजेशन पे, जो कि मैंने आपको बार बार कह दिया है कि कोटिंग के लिए, ताकि चीज़ों के ऊपर में जंग ना लगे। तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा कंज्यूमर जिंक का है स्टील सेक्टर। तो अगर स्टील के सेक्टर में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्टील का दाम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जिंक का भी दाम बढ़ेगा, और अगर जिंक का दाम बढ़ रहा है तो उसका इंपैक्ट स्टील के ऊपर में आएगा। तो ये रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है। चाइना का डिमांड देखिए बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर है थॉट प्रोसेस कि चाइना में डिमांड बढ़ेगा तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे, चाइना में डिमांड कम होगा तो कमोडिटी प्राइसेस कम होंगे। चाइना के अंदर में एक एक्सचेंज है शांघाई मेटल एक्सचेंज, वहाँ पे भी जिंक का डिलीवरी को लोग ट्रैक करते हैं, जो एक्टिव जिंक ट्रेड करते हैं, चाहे वो M6 में चले या चाहे ग्लोबल मार्केट्स में करे, तो वो इन्वेंट्री ट्रैक करते हैं ताकि अगर एक्सचेंज में इन्वेंट्री कम हो रहा है इसका मतलब स्पॉट वाले वहाँ से डिमांड डिलीवरी ले रहे हैं, इसका मतलब जिंक के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो शांघाई मेटल एक्सचेंज, वहाँ पे लोग डिलीवरी को ट्रैक करते हैं। अब चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत डायनेमिज्म है, और अभी इन दिनों आपने सुना होगा कि पोल्यूशन कंट्रोल के कारण चाइना कोशिश कर रहा है कि उसका जो एनवायरनमेंट है उसको वो ठीक करे। तो क्योंकि चाइना एक वन ऑफ द मेजर सप्लायर है जिंक का, तो अगर पोल्यूशन को लेके उनके कुछ एक्शंस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेंगे, तो उसके कारण जिंक के प्राइसेस में इम्पैक्ट आ सकता है। इन्वेंट्री डेटा, जैसा कि मैंने बोला कि शांघाई एक्सचेंज है वहाँ पे इन्वेंट्री डेटा है, और लंदन मेटल एक्सचेंज जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज है मेटल्स का,
वहाँ का भी इन्वेंट्री डेटा लोग ट्रैक करते हैं। ये सब आपको नहीं करना है। अगर आप जिंक में एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। बट अगर आप जिंक का प्राइस को ट्रैक करना है तो एमसीएक्स के प्राइस को ट्रैक करेंगे तो उससे पता लग जाएगा। बट मेरा दायित्व है कि मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे दूं चीज़ों का, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे कमोडिटीज ट्रेड अगर बनना चाहें, जिंक में ट्रेड करना चाहें, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस को आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जैसा कि एक पॉइंट मैंने मेंशन किया था पुरानी स्लाइड में, इनपुट प्राइसेस। अब अगर आप जिंक को निकालना चाह रहे हैं, उसकी सप्लाई निकाल रहे हैं, तो फिर कोल जो कि एक मेजर एनर्जी सोर्स है जिंक को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रूड ऑयल। तो इसका मतलब अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ता है, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है, तो ऑब्वियसली जिंक का भी दाम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जिंक विल गो अप। हाउ? जो माइन करते वक्त हमको एनर्जी चाहिए, जो हमको तेल चाहिए, जब हम माइन कर रहे हैं जिंक को, उसका दाम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट जो है फाइनल प्रोड्यूस पे आता है, तो जिंक का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। करेक्ट? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कच्चा तेल को फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज है। डॉलर इंडेक्स इज मदर ऑफ ऑल करेंसीज एंड कच्चा तेल और क्रूड ऑयल इज द मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज। राइट? वर्ल्ड इकोनॉमिक हेल्थ, जब जब दुनिया में इकोनॉमिक हेल्थ प्रॉस्पर की है, मेटल्स के दाम बढ़े। जब जब तकलीफ आई है, मेटल्स के दाम घटे। तो मेटल्स के दाम से आपको ये भी पता लगता है कि दुनिया इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा कर रही है। और ऑब्वियसली इकोनॉमी अच्छा करेगी तो मेटल्स के दाम बढ़ेंगे, जैसा अभी हो रहा है मेटल्स के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेटल्स ओरिएंटेड जितने भी कंपनीज हैं उनके भी स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वो हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग व्यू के थ्रू कि कैसे हम वो अपना फ्रेमवर्क बना सके जिससे हमको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए स्लाइड आ गया कि अल्टीमेटली अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं जिंक के थ्रू, तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल, दीज आर द फ्यू कंपनीज जो एक्चुअली में इन मेटल्स को माइन करती है, प्रोड्यूस करती है। हिंदुस्तान जिंक उसका मार्केट शेयर है 78%, 78%, और वेदांता ऑलमोस्ट 65% स्टेक ओन करती है हिंदुस्तान जिंक के अंदर में। अब देखिए वेदांता कितनी बड़ी कंपनी है, लिटरली इंडिया का माइनिंग बेस को वेदांता कंट्रोल करती है। 70% जैसा मैंने कहा कि जिंक का डिमांड जो है वो गैल्वेनाइज जिंक के लिए होता है, विच इज बेसिकली कोटिंग ऑफ स्टील सो दैट इट डजंट गेट रस्टेड। थैंक यू, ये मेरा स्लाइड है। चलिए अभी ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं और वहां पर हम लोग अपना जिंक का एक लिस्ट बना लेते हैं। तो मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखा था कमोडिटीज एंड इक्विटी। यहाँ पर एक सेक्शन ऐड करते हैं, राइट क्लिक करके ऐड सेक्शन, और इस सेक्शन का नाम कर लेते हैं अब जिंक। तो एक सेक्शन ऐड हो गया, इसको नीचे ले चलते हैं। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है वो कॉपर का है, अब जो सेक्शन है वो जिंक का है। इसमें हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे? जिंक। यहाँ पर सर्च करिए जिंक फ्यूचर। तो सबसे पहले एमसीएक्स का जिंक फ्यूचर है, उसका करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट को हम ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल के अंदर में एलएमई है। एलएमई का प्राइसेस जो है वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग सर्च करते हैं एक बार किसके अवेलेबल है। जिंक में फ्यूचर्स में हमारे पास में एमओईएक्स है, रशिया का एक एक्सचेंज है उसका है। कॉमेक्स में जिंक ट्रेड होता है उसका है। हांगकांग एक्सचेंज है उसका है। तो चलिए हांगकांग एक्सचेंज, एलएमई को बाय द वे हांगकांग एक्सचेंज भी ओन करता है, तो ये वाला प्राइस जो है इसको आप ट्रैक कर सकते हैं अगर आपको शंघाई और एलएमई का एक मिक्सचर प्राइस को ट्रैक करना है, तो ये भी देख सकते हैं। और एमसीएक्स तो आप देख ही रहे हैं, तो जनरली जिंक के प्राइसेस का मूवमेंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो जिंक का अगर आप एमसीएक्स का, इनफैक्ट फॉर अ नॉर्मल पर्सन आई थिंक एमसीएक्स के प्राइसेस आर मोर देन सफिशिएंट टू ट्रैक ब्रॉडरली कि जिंक के अंदर में क्या हो रहा है। अब मैं क्या ट्रैक करता हूँ, मैं वीकली ट्रैक करता हूँ, जैसा कि मैंने कॉपर वाले में बताया था कि वीकली बेसिस पे इन कमोडिटीज में क्या हो रहा है और डेली बेसिस पे इनमें क्या ट्रेंड है। तो अगर आप एमसीएक्स का चार्ट देखोगे तो आपको दिख रहा है कि एमसीएक्स में जिंक जो है वो स्ट्रांग है और डेली के अंदर में भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जिंक के अंदर में एक तेजी है। अब जिंक में तेजी है तो मेरे को किस तरह के कंपनीज पे फोकस करना है जिनमें मुझे तेजी खेलनी है, तो वो कंपनीज कौन कौन सी है? 3 कंपनी जो इमीडिएटली दिख रही है वो है हिंदुस्तान जिंक, वेदांता और पॉन्डी ऑक्साइड। तो चलिए हिंदुस्तान जिंक को इसमें ऐड कर लेते हैं। सो ऐड हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक को मैं इसमें ऐड कर लिया हूं। ओके, वेदांता, आई थिंक वेदांता तो हमारे कॉपर में एडेड है बिकॉज वेदांता इज अ ह्यूज कंपनी, तो वो
काफ़ी कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करती है। माइनिंग का लिटरली उसने अपना बेस बना रखा है इंडिया में, तो यहाँ पर आपको वेदांता दिख जाएगी। और तीसरी है पॉन्डी ऑक्साइड। सो लेट्स ऐड पॉन्डी ऑक्साइड। मैं कई बार लोगों को ये बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा मार्केट के स्टॉक्स में ट्रेड करना है। अगर आप अपना यूनिवर्स को फिक्स करें कि मैं कमोडिटीज़ को ही खाली ट्रैक करके खाली कमोडिटीज़ में ही ट्रेड करना चाहता हूँ, वो भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। कई लोग क्या करते हैं मैं जानता हूँ, जो करेंसी यूएसडी आईएनआर को खाली ट्रैक करते हैं और आईटी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको पता है देर सवेर यूएसडी आईएनआर का मूवमेंट का आईटी स्टॉक्स पे इंपैक्ट आएगा। किसी भी सेक्टर के अंदर में इंपैक्ट उसके रॉ मटेरियल कॉस्ट से आता है और ब्रॉडर मार्केट के मूवमेंट से आता है। तो जब हम रॉ मटेरियल के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट का मूवमेंट को भी ट्रैक कर रहे हैं और उस स्टॉक को ब्रॉडर मार्केट्स का मूवमेंट के साथ में ट्रैक कर रहे हैं, तो हमको एक स्ट्रैटेजी बनाने का मौका मिल जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसी के अंदर में कि जिंक जो है वो तेज है। डेली बेसिस पे अगर आप M6 का प्राइस कोई ट्रैक करें तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि जिंक तेज है। अब हिंदुस्तान जिंक को हम अगर देखें तो देखिए हिंदुस्तान जिंक भी तेज है। और अगर मार्केट के साथ में इसको कंपेयर करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्योरी जो मेरा है, तो उसमें भी क्लियरली दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग है। अभी RS 0 के ऊपर है वीकली बेसिस पे। देखिए इसको आप 2-2 घंटे के हिसाब से मत देखिएगा, वीकली और डेली बेसिस पे इसको ट्रैक करना है। और इनमें आप सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, स्टैगर्ड वे में डिलीवरी उठा सकते हैं कैश मार्केट में। एक ही भाव में पूरा ट्रेड मत करिए, धीरे 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 डिलीवरी उठाइए। जब तक जिंक तेज है तब तक हम इसके अंदर में लॉन्ग है। अगर जिंक के अंदर में कोई मंदी का साइन आ गया तो ये स्टॉक से हम एग्जिट कर जाएंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है सिक्लिकल सेक्टर्स। इसका मतलब ये कमोडिटी के प्राइसेस पे ड्रिवन है। अगर कमोडिटी में करेक्शन आएगा तो इनके प्राइस गिरेंगे, तो आपको इनके अंदर में बहुत एक्टिव ट्रेडिंग करना होगा। दीज आर नॉट वैल्यू कि आप कंटिन्यूसली बाई करते जाएंगे, बिकॉज सेम स्टॉक का प्राइस हो सकता है 5 साल बाद यही रह जाए, लेकिन ये ऊपर जाके वापस आ जाए। तो जो एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, साइकिल्स के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कमोडिटी प्राइस के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत रेलेवेंट है। स्पेशली अगर आप जिंक भी ट्रेड कर रहे हैं M6 में और NSE में वो स्टॉक भी ट्रेड कर रहे हैं, तब तो जबरदस्त स्ट्रैटेजी बन सकता है। तो आप देखिए हिंदुस्तान जिंक अभी अपना ऑल टाइम हाई को ऊपर तोड़ दिया है। वाह, ऑल टाइम हाई तो नहीं तोड़ा, हाँ ये देखिए, आहा कितना ब्यूटीफुल ये ऊपर जा रहा है। जिंक भी तेज है, ये भी ऊपर जा रहा है और RS भी इसका स्ट्रांग है वीकली बेसिस पे। तो मैं हिंदुस्तान जिंक के अंदर में तेजी का व्यू बनाऊंगा। अब ये तेजी का व्यू में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, या तो आप कैश मार्केट में बाइंग करके कर सकते हैं थोड़ा 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 करके, या आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसमें आप बुल कॉल स्प्रेड भी कर सकते हैं या क्रेडिट पुट स्प्रेड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका ऑप्शन करने का मन है। अगर आप ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में और सीखना चाह रहे हैं तो मैंने लर्न टू ट्रेड में ऑप्शंस के भी लर्निंग वीडियोस बनाए, आप उनको देख लीजिए। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइप के आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं अगर आपका एक व्यू बनता है। तो कमोडिटीज का व्यू आप बना सकते हैं, रॉ कमोडिटीज को ट्रैक करके, उसके प्राइसेस को ट्रैक करके, और उससे रिलेटेड जो स्टॉक है उनमें आप व्यू बना सकते हैं, उनका इंपैक्ट को एनालाइज करके। तो दोस्तों ये था जिंक के बारे में, और जिंक से लेके इक्विटी में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा, और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है इंटू एसेट ट्रेडिंग। आप अगर समझते हैं कि ये सबको जानना चाहिए तो आप इसको लोगों के साथ में शेयर कीजिए। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर में नेक्स्ट कोई कमोडिटी पे बात करेंगे। तब तक आप इस कमोडिटी को ट्रैक कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको कुछ ट्रेड आइडियाज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।